दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से जू स्टोरी को डिस्कस करूंगा। इसको लिखा था एडवर्ड एल्बी ने। काफी स्मार्ट ड्रामेटिस्ट थे, अच्छे मूव्स खेलते थे अपने वर्क्स को प्रमोट करने के लिए। वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 5 मिनट में इसकी स्टोरी बताऊंगा, फिर इसका एनालिसिस करूंगा। आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये ड्रामा क्यों लिखा गया होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक अपसर्ड ड्रामा को डिस्कस करेंगे, द जू स्टोरी। इस प्ले को लिखा था एडवर्ड एल्बी ने और ये उनका फर्स्ट मेजर प्ले था। इस प्ले को लिखा गया था 1958 में ग्रीनविच विलेज नाम की जगह पर और फर्स्ट टाइम इसको बर्लिन में परफॉर्म करवाया गया था 1959 में। फिर यूएस में प्रीमियर हुआ था 1960 में। अब शुरू करते हैं हम लोग इसकी कहानी थोड़ी अजीब लगेगी दोस्तों। ये कहानी है संडे की दोपहर न्यूयॉर्क सिटी के एक सेंट्रल पार्क में। पीटर नाम का एक मिडिल क्लास आदमी चुपचाप बैठकर पार्क की बेंच पर बुक पढ़ रहा है, जैसा वो हर संडे को करता है। इसी पार्क की इसी बेंच पर आकर बैठता है और चुपचाप किताब पढ़ता है। तभी अचानक इसके पास में जेरी नाम का एक लड़का आता है। उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो कुछ मिडिल क्लास फैमिली से भी होगा, मतलब फटेहाल हालत थी उसकी। अचानक से वो आकर पीटर से कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उस पर ध्यान नहीं देता। वो बोलता है कि अभी अभी मैं जू से आया हूं, यानी चिड़ियाघर से आया हूं। पीटर को कुछ समझ में नहीं आया कि यंग मैन मुझसे जबरदस्ती बात क्यों करना चाह रहा है। उसने उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए वापस अपनी किताब में ध्यान गड़ा लिया। लेकिन जेरी वहां से गया नहीं, वहीं पर खड़ा रहा पार्क की बेंच के पास उसके सामने। ये पीटर एक मैरिड आदमी है, इसकी 2 डॉटर्स है, 2 कैट्स है इसके पास में और 2 पैरट्स। अब इस जेरी को लगता है कि ये पीटर जो है अपनी शादीशुदा लाइफ से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। और हाँ, काफी हद तक ये बात सच भी है, क्योंकि पीटर बच्चे चाहता था, लड़के चाहता था, लड़कियां नहीं चाहता था। और वो पैरट्स नहीं रखना चाहता था, कैट्स नहीं रखना चाहता था, अपने पास में डॉग्स रखना चाहता था। लेकिन यहां पर जेरी पीटर से कुछ प्राइवेट चीजें पूछ रहा था, प्राइवेट लाइफ के बारे में, जो कि पीटर को अच्छा नहीं लगा। तो जेरी ने उससे माफी मांगी। जेरी यहां पर बोलता है कि मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती, लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं सब कुछ। पीटर कहता है कि यह कैसा सवाल हुआ, लेकिन फिर भी वो बोलता है जेरी को कि मैं टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कंपनी में काम करता हूं और एक अपार्टमेंट में रहता हूं अपर ईस्ट साइड में। और इतना सुनने के बाद जेरी उसको अपने बारे में बताता है कि मैं पूरा न्यूयॉर्क सिटी घूम चुका हूं और उसके बाद मैं एक जू में गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को एक सही जगह पर जाने के लिए, जो कि उसके पास में हो, एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। तब पीटर ने उससे कहा तुम शायद ग्रीनविच विलेज के आसपास रहते हो। तब जेरी उससे बोलता है कि नहीं, मैं भी अपर वेस्ट साइड में रहता हूं, एक बेकार से बोर्डिंग हाउस में। बाकी किराएदारों की तरह मेरे पास भी वही है जो उनके पास है, लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी के साथ सेक्स नहीं किया। एक बार किया था, वो भी किसी लड़के के साथ में, टीनेज में। इससे हमें पता चलता है कि जेरी एक होमोसेक्सुअल है। जेरी पीटर को जबरदस्ती अपनी स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि मेरी लैंडलेडी जो है वो मुझे जबरदस्ती शेड्यूस करने की कोशिश करती है, बहुत दारू पीती है और वो एक कुत्ता भी लेकर आई है। पीटर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता कि क्या ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, क्योंकि आज तक किताबों में उसने ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में सुना है, ऐसा रियल में भी कोई है उसको विश्वास नहीं हो रहा। जेरी इसको आगे बताता है कि मेरी लैंडलेडी का डॉग जो है ना, वो हमेशा मुझ पर अटैक करने की कोशिश करता है। जब भी मैं एंटर करता हूँ ना हॉल से, वो मेरे पीछे पड़ जाता है। मैंने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, उसको हैमबर्गर और मीट खिलाकर। हर वीक में उसको खिलाता हूँ, लेकिन वो खा तो लेता है, लेकिन फिर भी मुझ पर अटैक करता है। तो मैंने क्या किया, जेरी बोल रहा है, मैंने एक दिन कोशिश की कि उस कुत्ते को ही मार दूंगा, उस मीट में पॉइजन मिला दूंगा। पीटर को शॉक लगा कि इस तरीके से ऐसे कैसे बता रहा है। जेरी आगे बोलता है, लेकिन मैं उस कुत्ते को मारने में सक्सेसफुल नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ और सोचा कि कुछ और कर सकूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं डॉग से कैसे रिलेशन बनाऊं, क्योंकि अगर मैं एक कुत्ते को नहीं मना सकता तो मैं गॉड को क्या मनाऊंगा। ये सारी स्टोरी बताते बताते जेरी थक गया। फिर वो बताने लगा कि मैंने एक दिन जाकर एंट्री हॉल में उस कुत्ते से आई कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने और उस डॉग ने एक दूसरे की आंखों में देखा और ये तय किया कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इसके बाद फर्स्ट टाइम इस प्ले के अंदर जेरी पूरे प्ले के अंदर इस बेंच पर बैठता है। पीटर बोला, मुझे तुम्हारी स्टोरी समझ में नहीं आई भाई। तो जेरी उससे बोला, तुम झूठ बोल रहे हो ना। अरे भाई, तुमको समझ में कैसे नहीं आई, मैंने कितना क्लियरली तुमको बता दिया कि क्या क्या हुआ था। पीटर माफी मांगता है कि भाई सच में मुझे समझ में नहीं आई, और वो उठकर जाने लगता है बेंच से। वो जा पाता उससे पहले ही
जेरी ने पीटर को पकड़ लिया और इसी छीना झपटी में पीटर गिर गया नीचे और अचानक से जेरी ने एक चाकू बाहर निकाल लिया और जोर जोर से पुलिस 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 चिल्लाने लगा। उसने पीटर को ललकारा कि आकर मुझसे फाइट करो, अगर तुम्हें तुम्हारी बेंच वापस चाहिए तो आकर मुझसे फाइट करो। और उस चाकू से उसने पीटर का पैर काट दिया। पीटर ने खुद को बचाने के लिए उसके हाथ को पकड़ लिया, वो जो चाकू था उसके हाथ में। पीटर बहुत पैनिक हो गया और चिल्लाने लगा ओ माय गॉड, बार बार ओ माय गॉड बोल रहा था। जेरी ने पीटर को मारा नहीं, बल्कि उस चाकू से, उस ब्लेड से उसने खुद ही को मार लिया और उसके बाद पीटर को थैंक्स बोला और उस चाकू से पीटर के फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया और पीटर को कहा कि तुम यहां से चले जाओ। उसके बाद जेरी ओ माय गॉड बोलता हुआ मर गया और इसी के साथ ये प्ले खत्म हुआ। इस कहानी में ये जो जू है ना, ये सिंबॉलिक है दोस्तों। चिड़ियाघर यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से यूज़ किया गया है। आप खुद सोचो, एक जानवर वो होता है जो जंगल में रहता है बाकी जानवरों के साथ में, एक जानवर वो होता है जो चिड़ियाघर में रहता है सलाखों के पीछे। ध्यान रखो कि चिड़ियाघर में जो जानवर रहता है वो कैद में है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान फैमिली में कैद में होता है। इंसान की आदत होती है हर चीज़ को कैटेगरीज में बांटने की, हर चीज़ की वो कैटेगरी बना देता है। अपनी खुद की भी उसने कैटेगरी बना रखी है। ये परिवार या घर एक छोटा सा चिड़ियाघर है। यहाँ पर ये कहानी हमें बताना चाह रही है ये हमारा परिवार या फैमिली भी एक छोटा सा चिड़ियाघर है जो हम एक जैसे जानवरों को एक साथ में रखता है, लेकिन जिम्मेदारियों में कैद। एक का काम होता है खाना लाने का, दूसरे का काम होता है पकाने का और बच्चों को खिलाने का। राइटर यहाँ पर क्या कहना चाहता है मैं क्लियर करता हुआ चलता हूँ। राइटर कहना चाहता है कि हम एक तरह से जानवर ही हैं, भले ही हमने प्रोग्रेस कर ली हो, लेकिन मौलिक प्रकृति जानवर वाली है। जैसे स्टोरी में हम पार्क में एक बेंच देखते हैं जिसको लेकर एक बार को दोनों कैरेक्टर्स में लड़ाई हो जाती है। जेरी जो कि हर संडे को आकर उस बेंच पर बैठता है, उसने जब पीटर को देखा वो उसकी बेंच पर बैठा है तो वो ज़बरदस्ती उससे अपनी बेंच लेना चाहता है, क्योंकि वो हर संडे को इस पर आकर बैठता है। इंसानों ने पार्कों में ये जो बेंच बनाई है ये इसलिए बनाई है ताकि आराम से दोपहर में वो आनंद ले सकें, किताब पढ़ते हुए या पार्क की ब्यूटी को देखते हुए। ये बेंच इंसानी प्रोग्रेस का सिंबल है। जानवर तो ज़मीन पर, रोड पर, कहीं पर भी बैठ जाता है, लेकिन इंसान ने खुद के लिए एक बेंच बनवाई है ताकि वो जानवरों से खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर सकें। लेकिन आप देखो, जब ये दोनों जने बेंच के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं तो ये झगड़ा उन्हें उनकी मौलिक प्रकृति में वापस लेकर जा रहा है। राइटर बता रहे हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन अपना नेचुरल बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते। मौका मिलते ही हम सब भी जानवर बन जाते हैं। देखो, यहाँ पर पीटर का जो कैरेक्टर बताया गया है इस कहानी में, वो एक सिविलाइज्ड कैरेक्टर बताया गया है जो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता है, धर्म में ध्यान देने की। मतलब वो रैशनल बीइंग है, उसके हिसाब से सब चीज़ें रैशनल है। आपको अगर दुनिया को समझना है तो किताबें पढ़ो। एक बैलेंस्ड और सुलझा हुआ आदमी है जिसके हिसाब से किताब में सब कुछ है। लेकिन जब वो शांति से बैठकर पार्क में अपनी किताब पढ़ रहा था, तभी वहाँ पर जेरी नाम का एक लड़का आया। उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करने लगा किताबों की दुनिया असल दुनिया से, रियल लाइफ से बहुत अलग है। रियल लाइफ में एक कमर तोड़ स्ट्रगल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये एक अपसर्ड कैरेक्टर है जेरी का यहाँ पर। पीटर अगर इतना ही सुलझा हुआ आदमी था तो ये मौका मिलते ही जेरी से लड़ क्यों पड़ा? पीटर हर चीज़ की कैटेगरी बनाने वाला इंसान है, क्योंकि सारी जिंदगी उसने किताबों में यही पढ़ा है। सब चीज़ों की कैटेगरी बनाई जाती है। चीज़ों को समझने के लिए ये पता करो कि वो किस कैटेगरी की है। सेम वैसे ही वो जेरी को भी एक कैटेगरी बनाकर समझना चाहता है। उसके हिसाब से किताबें जो होती है ना, वो जटिल से जटिल चीज़ को, हार्ड से हार्ड चीज़ को सिंपल बनाकर समझा देती है। इसलिए पीटर उसी मेथड को फॉलो करता है, कहता है कि चीज़ों को तोड़ो, सिंपल बनाओ, तब समझो। लेकिन जेरी का नज़रिया अलग है। वो बोलता है कि कभी कभी हमें पास की जगह पर जाने के लिए भी सही तरीके से सेफली पहुंचने के लिए लंबा रास्ता चूज़ करना पड़ता है। अपसर्ड बातें करता है वो यहाँ पर राइटर उस कैरेक्टर के ज़रिए बोलना चाहते हैं कि तुम इंसानों को मौका मिलता नहीं है कि तुम हर चीज़ की कैटेगरी बना देते हो। जैसे बताओ, यहाँ पर जेरी एक सवाल पूछता है पीटर से। क्या सवाल था? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। ये अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में क्या फ़र्क है? जब दोनों मिडिल क्लास ही है तो अलग अलग क्यों बांटा? हर चीज़ को मनमाने ढंग से बांट देते हो। तुमने तो खुद को भी जानवरों की तरह सलाखें लगाकर बांट दिया। अगर जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं
तो हम भी चिड़ियाघर में ही रहते हैं। अपर क्लास वाले शेर और लोअर क्लास वाले चूहे। हर चीज़ पर तुमको लेबल लगाना पसंद है, लेकिन रियल लाइफ में ये कैटेगरी बनाना पॉसिबल नहीं है। आपको लोगों को, चीज़ों को अलग अलग करने का कोई राइट नहीं है। अगर इन किताबों के ज़रिए दुनिया को समझने निकलोगे तो समझ लिए। अब दोस्तों आप सोचोगे इस कहानी को ख़त्म करते करते जो एंड में राइटर ने जेरी का कैरेक्टर है इसको मार क्यों दिया। तो दोस्तों आप पहले ये पता कर लो कि इस कहानी का राइटर कौन है। एडवर्ड एल्बी। इसका इतिहास क्या रहा है, इन्होंने एक किताब और लिखी थी, हूज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। उस किताब में वर्जीनिया वुल्फ का जिक्र तक नहीं था दोस्तों। सिर्फ अपने वर्क को पॉपुलर करने के लिए इन्होंने एक नाम दिया, हूज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इस वर्क को भी कमर्शियली सक्सेसफुल बनाने के लिए ये राइटर जानता था इसे क्या करना है। इसने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरव्यू में बताया, एल्बी ने क्या बोला, मैं चाहता था कि ये ड्रामा देखते हुए थिएटर से लोग भाग जाएं, थिएटर से ही लोग भाग जाएं, जब एंड में शॉकिंग चीज़ उनको देखने को मिले, फिर वो वापस टिकट खरीद कर आएँ और ड्रामा देखें दोबारा आके। तो इस तरह से एक चालाक राइटर ने इस प्ले को लिखा है, लेकिन अपसर्ड तरीके से। उम्मीद करता हूँ इसका आइडिया भी आपको समझ में आया होगा, प्ले भी समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं स्टोरी के साथ साथ आपको इसका आइडिया भी समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे अपसर्ड ड्रामा है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।